सूरज आज शदीद गुस्से में था और जमीन आग उगल रही थी। आज यूनिवर्सिटी में रमला की एक्स्ट्रा क्लास थी। इस वजह से वो घर पर 1 के बजाय 2 बजे पहुंची थी। अपने दुपट्टे से पसीने को साफ करती हुई रिक्शे से उतरी। रिक्शा वाले को किराया अदा किया। ये अंकल भी ना आज ही छुट्टी पर निकल गए। उसे वैन वाले अंकल पर गुस्सा आ रहा था, जिसे यूनिवर्सिटी से पिक करते थे। वो मेडिकल की तालबा थी, उसका फाइनल ईयर था। उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया और धीरे धीरे जल्दी घर की गेट के सामने खड़ी हो गई। बाबा, दरवाजा खोले, मुझे पता है आप मुझे लेट हो गया है, मगर आप मुझसे नाराज मत हो। बाहर बहुत गर्मी है और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। उसने ऊंची आवाज में कहते दरवाजे पर दस्तक दी, मगर दूसरी तरफ खामोशी छाई हुई थी। बाबा प्लीज ऐसा ना करें, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसने अपने माथे पर मौजूद पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को दुपट्टे से साफ करते एक बार फिर से जोर जोर से दस्तक दी। इस बार उसका दिल जोर से धड़का। बाबा तो एक आवाज से दौड़े चले आते थे, फिर आज इतनी देर क्यों हो रही है? उसे बेहद तशवीश हुई। उसने आसपास देखा, करीबी कोई भी मौजूद नहीं था। रिमला पर घबराहट तारी हुई। उसे न जाने क्यों खौफ सा घेरने लगा। बाबा, उसकी आवाज कांप गई। उसने बेख्तियार आगे बढ़कर पहले से कहीं ज्यादा ताकत से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा प्लीज दरवाजा खोलें। उसने जोर से दरवाजा बजाया और अपने बाबा को एक बार फिर से आवाज देते हुए रोते हुए आवाज देने लगी। बाबा आप ठीक तो है ना? वो इस कदर जोर से चिल्लाई कि गली में मौजूद अक्का दक्का लोग चौंक कर उसे देखने लगे। उसके हाथ अब कांप रहे थे। उसने बेख्तियार अपने बैग से मोबाइल निकाला और घर के नंबर पर कॉल मिलाने लगी, मगर फोन बंद जा रहा था। पापा प्लीज फोन उठाएं। उसका दिल चाहा कि वही जमीन पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोते। तभी उसकी नजर वहां रखे स्टूल पर गई। वो तेजी से दौड़कर आगे बढ़ी। उसने स्टूल को खींचकर बाहर बैरूनी दरवाजे पर लगी जालीदार रोशनदान से अंदर झांका। तो ये देखकर उसका दिल मजीद सुकड़ने लगा कि वहां घर की राहदारी में किसी जी रूख का कोई अता पता ही नहीं था। निर्मला का हलक तक खुशक हो गया। या अल्लाह! उसने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा और वहीं स्टूल पर ले जाने वाले अंदाज में बैठ गई। उसने कपकपाते हुए हाथों से अपनी फुप्पो के काल पर नंबर पर कॉल मिलाई। नफीसा बेगम उस वक्त किसी लंच पार्टी में जाने के लिए नक से तैयार थी। निर्मला का नंबर देखकर उनके माथे पर बल पड़ी। उफ, अब ये लड़की हर वक्त क्यों मुझे फोन कर रही है? आखिर मसला क्या है इसके साथ? उन्होंने नागवारी से कहते रिमला का फोन उठाया। क्या हुआ है रिमला? मगर दूसरी तरफ उसकी रोती आवाज सुनकर उनका दिल दहल गया। तुम रो तो मत, बताओ हुआ क्या है? तो बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे। आधा घंटा होने के करीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज जल्दी आ जाए। वो हिचकियों के दरमियान बोली तो उपमा ने बेख्तियार गहरी सांस भरी। तुम घबराओ मत, हिम्मत रखो। फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं पहुंच रही हूँ। ठीक है। उनकी आवाज में अब तशवीश छलक रही थी। रिमला फोन बंद करने करते तेजी से शफीक अंकल की दुकान पर गई, जो चंद कदम की दूरी पर थे। अंकल प्लीज आइए ना, बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे, मेरी मदद करें। वो बिल्कुल टूट कर बिखरने लगी। मोहल्ले के लोग जमा होने लगे। एक आदमी ने जोरदार अंदाज से दरवाजे पर लात मारी, मगर दरवाजा शायद पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गया था। रमला की सिसकियां गूंजने लगी। बेटा हौसला रखो, सब ठीक होगा। क्या पता उन लोगों की आंख लग गई उनकी। नबीला आंटी ने उसे तसल्ली। तभी दूसरे 2 आदमियों ने मिलकर जोरदार अंदाज में दरवाजे पर धक्का लगाया तो दरवाजा अंदर से खुल गया। रमला बिजली की सी तेजी से अंदर भागी और अपने बाबा के कमरे में पहुंचकर उनका अपना सांस उसका बंद होने लगा। उसके बाबा फर्श के कमरे के फर्श पर ऊंधे मुंह गिरे हुए थे। करीबी उनकी ऐनक 2 टुकड़ों में टूटी हुई थी। उनके हाथ जमीन को यूं जकड़े हुए थे जैसे वो अपनी होशो-हवास में किसी चीज का सहारा लेने की कोशिश में हो। बाबा, बाबा! रमला की रोती आवाज कमरे के दरो दीवार से टकराने लगी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठी और अपने बाबा को पलटा। उसने अपने बाबा का सर अपनी गोद में रखा। बाबा प्लीज आंखें खोले। पानी, पानी लाओ कोई। वो चिल्लाई। बाबा प्लीज आंखें खोले ना। बाबा आपको क्या हो गया है? उनका चेहरा थपथपाते दीवाना वार उनको चूम रही थी। दूर से एम्बुलेंस की बुलंद होती सायरन की आवाज अब करीब महसूस होने लगी। रमला ने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा और अपनी आंखें मींची। दर्द की एक भरपूर लहर उसके पूरे जिस्म में फैलती चली गई थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखी सर्द लोहे की बेंच पर रमला अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए बैठी रो रही थी। उसके आंसू मुसलसल गिर रहे थे। उसकी नजर बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जाती और वापस पलट आती। बाबा, बाबा आपको कुछ नहीं होगा। वो बामुश्किल खुद को तसल्ली देती।
گویا خود سے ہی وعدہ کر رہی ہو۔ مجھے یقین ہے بابا، آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس نے خود کو دلاسا دیے کہا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دور اس کی پھپھو ڈاکٹر سے گفتگو کر رہی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کی گفتگو سنے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، مریض کی حالت ایسی ہے کہ فوراً آپریشن کرنا ہوگا، آپ لوگ ایڈوانس جمع کروا دیں۔ پھوپھو نے ڈاکٹر کو آپریشن کی اجازت دی اور پھر بنا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ رملا کے پاس آئی۔ انہوں نے اپنے پرس سے ایک چیک نکالا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے پھوپھو؟ رملا حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا، یہ لو، فوراً نیچے کاؤنٹر پر جمع کرا دو، وقت بہت قیمتی ہے، تمہارے بابا کو آپریشن ہوگا۔ رملا نے بے اختیار لڑکھڑاتی ہوئی اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیک تھاما۔ اسی وقت پھوپھو کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے انہیں فوراً سے کال اٹھائی۔ ارے نفیسہ بیگم، آپ کہاں ہیں؟ لنچ پارٹی شروع ہونے والی ہے، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ نفیسہ بیگم نے بے اختیار گہری سانس بھری اور رملا کو دیکھا، پھر فون بند کر کے چند قدم آگے بڑھی۔ بیٹا، مجھے جانا ہوگا۔ رملا نے ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ پھوپھو، آپ اس وقت جا رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ پھوپھو نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بیٹا، ایک بہت ہی ضروری معاملہ ہے، میں مجبور ہوں، میں اکیلی کیسے ہینڈل کروں گی، مجھے بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ اس نے ہلکی آواز میں احتجاج کیا۔ تم فکر مت کرو، میں اسود کو بیچوں گی، ہمت رکھو، حوصلہ نہ ہارو۔ رملا بس انہیں دیکھتی رہ گئی، اس کی آواز اس کے اپنی آنسوں میں ڈوب گئی تھی۔ پھوپھو بیرونی دروازے کی طرف چل دی۔ اب اسپتال کی وسیع راہداری میں پہلے سے زیادہ سنسان ہو گئی تھی۔ اور وہیں سمٹ کر بیٹھ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے شدت سے رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا آپریشن تھیٹر کے دروازے کے پیچھے آخری سانس لے رہی ہے۔ اسی وقت اسپتال کی سنسان راہداری میں تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سفید کوٹ پہنے، اپنے پروقار انداز اور جاذب نظر شخصیت لیے ڈاکٹر عباس رضا تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے جونیئر سے فائل دیکھتے ساری انفارمیشن لے رہے تھے۔ سر، مریض کا بلڈ پریشر مسلسل گر رہا ہے، اگر ان کو آپریشن نہ ہوا تو جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر عباس نے اپنی رفتار کم کی۔ خون کا انتظام ہو چکا ہے؟ انہوں نے آئی برو اکٹھے کر کے پوچھا۔ جی سر، بالکل، اور ساری ٹیم موجود ہے۔ یس سر، موجود ہے، جونیئر نے انہیں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس کیس کو خود لیڈ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے فائل جونیئر کے ہاتھ میں پکڑائی اور تقریباً دوڑتے آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ ان کی نظر وہاں لوہے کی بینچ پہ بیٹھی رملا پر پڑی، جس کے آنسوں نے اس کے چہرے کو تر کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر عباس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس لڑکی کی سسکیوں کی آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، جونیئر انہیں توجہ دلانے کے لیے آواز دینے لگے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ڈاکٹر عباس نے وہاں اشارہ کیا۔ سر، یہ جو ایمبولینس میں مریض ہے نا، جسے آپ لیڈ کر رہے ہیں، یہ اس کی اٹینڈنٹ ہے۔ جب سے مریض اندر ہے تب سے مسلسل رو رہی ہیں یہ۔ عباس نے گہری اور خاموش نگاہ رملا پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ یہ اکیلی ہے؟ ڈاکٹر عباس نے بے اختیار پوچھا۔ جی سر، لگتا تو یہی ہے۔ جونیئر بھی فوراً پوری طرح سے باخبر نہیں تھا۔ چلیں۔ ڈاکٹر عباس نے قدم آگے بڑھا دیے، اور رملا کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ابھی چند لمحے پہلے ایک شخص خاموشی سے اس کے دکھ کا گواہ بن کے گزر چکا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور سب سے پہلے 2 نرسز باہر نکلی۔ اس کے بعد ان کے پیچھے نیلے کپڑوں میں ملبوس ڈاکٹر عباس باہر آئے۔ ان کے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا، پیشانی پر ہلکے سے بل تھے۔ انہوں نے دستانے اور ماسک اتارتے ہوئے وارڈ بوائے کو دیکھا۔ پیشنٹ احمر کے ساتھ اٹینڈنٹ کون ہے؟ وارڈ بوائے نے وہاں بیٹھی رملا کی طرف اشارہ کیا۔ رملا، جو اب تک ہر نکلنے والے ڈاکٹر کو بڑی امید سے دیکھ رہی تھی، فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ جی میں ہوں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ ہوئی۔ ڈاکٹر عباس نے پہلی بار اسے پوری توجہ سے قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سرخ ہو رہی تھیں اور سوج چکی تھی۔ دوپٹہ بار بار سر سے سرک رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں میں اب بھی کپ کپاہٹ تھی۔ ہیو اے سیٹ پلیز۔ اسے لے کر وہیں لوہے کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ رملا 2 کرسیاں چھوڑ کر ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ آپ کا مریض سے کیا تعلق ہے؟ رملا نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ میرے والد ہیں۔ اوکے۔ عباس نے گہری سانس لی۔ ایسے آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ اور کوئی موجود ہے؟ رملا نے نگاہیں جھکا لی۔ جی نہیں، میں اکیلی ہوں۔ ڈاکٹر عباس کو جھنپا ہوا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی ریلیٹیو، کوئی دوست وغیرہ؟ انہوں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جی پھوپھو تھی، وہ چلی گئی، لیکن میں اکیلے ہوں۔ اوکے، آپ کے والد صاحب کا آپریشن ہو گیا؟ کامیاب ہوا ہے، مگر اس وقت وہ دوائیوں کے زیر اثر ہیں۔
चोट शदीद थी, लेकिन हमने उन्हें अल्लाह के हुक्म से बचा लिया है। रमला जो सांस रोके डॉक्टर अब्बास की गुफ्तगू सुन रही थी, उसकी आंखें यकदम नमी से भर गई। आप सच कह रहे हैं? अब्बास ने धीरे से सर हिलाया। जी हाँ, बिल्कुल। आपके बाबा आप खतरे से बाहर हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद होश आ जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। रमला के होंठ कपकपाते हुए उसके आंसू उसके गालों पर बहने लगे। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर अब्बास धीमा सा मुस्कुराए। फिलहाल आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रोई हैं। फ्रेश हो जाएं। मरीज को एक फ्रेश अटेंडेंट की जरूरत होती है। अगर आप इसी तरह रोती रही तो परेशान होंगे। डॉक्टर अब्बास उसे गंभीर लहजे में नसीहत करके खड़े हो गए थे। रमला दूर तक उन्हें चाहते देखती रही। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा जादू था। आसपास खड़े नर्स और वार्ड बॉय हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनकी नजरों का तबादला था कि सर अब्बास का सूरज आज कहाँ से निकला। चुलबुली सी नर्स शगुफ्ता ने वार्ड बॉय से पूछा तो मुस्कुराया। ठीक कह रही हो यार, आज से पहले डॉक्टर अब्बास को इस तरह अटेंडेंट से बात करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल, बल्कि वो तो नर्स को कह देते हैं कि आप सब कुछ समझा दे, लेकिन इस लड़की के लिए ना सिर्फ बेंच पे बैठे, अपने उसूल को तोड़ उसे तसल्ली भी दी। अजीब बात नहीं है? जूनियर डॉक्टर सिराज ने उसकी गुफ्तगू सुनी। इट्स ओके यार, डॉक्टर साहब को इस लड़की पर रहम आ गया होगा। तभी नर्स सालिया ने लुकमा दिया। यार बेचारी कितनी रो रही थी ना, लेकिन फिर भी यार, मैंने बरसों से जानता हूँ, आज कुछ मुख्तलिफ था क्या? वो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उसी लम्हे दूर जाते डॉक्टर अब्बास ने मुड़कर एक नजर रमला पर डाली, जो कि बेंच पर बैठी दुआ के लिए हाथ उठाए अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। सबकी राहदारी में नई बहस छिड़ चुकी थी कि आज डॉक्टर अब्बास को हुआ क्या है। दोपहर शाम में ढलने लगी थी। रमला आईसीयू में दाखिल हुई, जहां हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की आवाज ने उसके सर पर हथौड़े बरसाए थे, मगर उसने गहरा सांस भरा। वो धीरे से चलती अहमद साहब के बेड के पास आकर ठहर गई। अहमद साहब की आंखें नीम थी, उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा काफी जर्द हो गया था। बाबा। रमला की आवाज उभरी। अहमद साहब ने मुश्किल से निगाहें उठाकर रमला को देखा। आ गई मेरी गुड़िया, उन्होंने टूटे फूटे अल्फाजों की मदद से कहा। रमला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ी और अपने बाबा के हाथों को थाम लिया। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी बाबा। अहमद साहब ने लड़ते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा। मैं जिंदा हूँ बेटा, उन्होंने ठहर ठहर कर कहा। नहीं जाए, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रमला उनके हाथ पर सर रखे आंसू बहाने लगी। अहमद साहब कुछ कहना चाहते थे कि अचानक उनके चेहरे का रंग बदला, उनके हाथ कांपने लगे। रमला ने सर उठाकर देखा और अगले लम्हे वो साकित हुई। अहमद साहब की नाक से खून बह रहा था। पहले चंद कतरे निकले, फिर रवानी से खून बहने लगा। रमला के हाथ से उनका हाथ छूट गया। बाबा। वो फौरन से चिल्लाई और तेजी से मुड़कर दौड़ी। नर्स, नर्स, उसने आवाज लगाई। रमला का दिल धड़कना भूल गया था। रमला चीखती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी। नर्स प्लीज जल्दी। नर्स दौड़ती हुई अहमद के पास आई तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। एक नर्स ने घबराकर डॉक्टर को कॉल मिलाई। रमला घबराकर चीखने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप प्लीज बाहर जाए। नहीं, पहले आप ये बताएं कि मेरे बाबा को हुआ क्या है। रमला जाने के लिए तैयार ना थी। मैडम देखें, हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करें। इस दौरान रमला की नजर बेड के पास दवाइयों के ढेर पर पड़ी। डॉक्टर अब्बास ने मेरे वालिद को गलत दवाई दे डाली। नर्स ने चौंक कर रमला को देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है? डॉक्टर अब्बास यहाँ के सीनियर जाने माने न्यूरो सर्जन है, वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। मगर रमला को होश ही नहीं था। वो दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। उसी वक्त नर्स को फोन करने पर राहदारी में डॉक्टर अब्बास तेजी से दौड़ते जूनियर डॉक्टर सिराज के साथ आ रहे थे। रमला बिजली की सी तेजी से डॉक्टर अब्बास के सामने आ खड़ी हुई। आप, उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। अगले लम्हे रमला ने आगे बढ़कर उनकी सफेद कोट को गिरबान को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। डॉक्टर अब्बास की आंखें हैरत से फैल गई। आपने मेरे बाबा को क्या दिया है? उनकी नाक से खून निकल रहा है, खून बंद ही नहीं हो रहा। उनकी ये सर्जरी की है ना आपने? आप यहाँ के सीनियर न्यूरो सर्जन हैं और इतनी बड़ी गलती? वो आंसुओं के दरमियान उन पर इल्जाम लगा रही थी। डॉक्टर अब्बास की आंखें सुकड़ गई, हाथ हटाए। गर्जदार आवाज पर सब चौंक गए, मगर रमला ने मजीद मजबूती से उनका गिरबान थाम लिया। मैंने कहा आप अपना हाथ हटाएं, डॉक्टर अब्बास ने गरजते हुए कहा। तो रमला ने नफी में सर हिलाया। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैंने आप पर भरोसा किया।
आपने मुझे झूठी तसल्ली दी, मेरे बाबा खतरे से बाहर हैं। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं आप पर केस करूंगी, आप डॉक्टर नहीं हैं। वो चंद में रुकी। कसाई है कसाई। सीनियर डॉक्टर सराज वहां खड़े सारी नर्सेस और वार्ड बॉय हैरान रह गए थे। किसी ने जिंदगी में पहली बार डॉक्टर अब्बास पर इल्जाम लगाया था, और ना सिर्फ उन पर, इस लहजे में उनसे बात की थी, बल्कि किसी की हिम्मत ना हुई थी तो डॉक्टर अब्बास के सामने अपना अपना सर भी उठा सके। और ये धान पान से लड़की डॉक्टर अब्बास की सीनियरिटी पर इल्जाम आयद कर चुकी थी। अगले लम्हे डॉक्टर अब्बास ने मजबूती से रमला की कलाई पकड़ी और एक झटके से अपना गिरबान आजाद करवाया। इनफ इज इनफ। उन्होंने तंजिया लहजे में उसकी तरफ चौंकते हुए मजबूर कर दिया था। अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझे अपने मरीज तक जाने दें, और हर खून दवा की गलती से नहीं निकलता। इनफैक्ट दवा तो अभी मैंने शुरू ही नहीं करवाई थी, लेकिन आपके ये ड्रामे। विमला के पास कोई जवाब नहीं था, वो वहीं साकित खड़ी थी। डॉक्टर अब्बास तेजी से दौड़कर आईसीयू के अंदर भाग गए। सिराज पर हर चीज बेहतरीन अंदाज में मॉनिटर करो। उन्होंने फौरन से एक इंजेक्शन लगाया। चंद लम्हों में पूरा कमरा मुतहरिक हो गया था। डॉक्टर अब्बास ऐसे ही सख्त थे कि उनकी आमद पर पूरा अमला अलर्ट हो जाता था। उधर राहदारी में खड़ी रमला पर हर गुजरते लम्हे के साथ क़यामत टूट रही थी। पूरे आधे घंटे के बाद दरवाजा खुला और नर्स ने रमला को आवाज दी। वो दौड़कर उसके पास आई। मेरे बाबा। उसकी सांसें टूट गई। आपके बाबा बिल्कुल ठीक है, खतरा टल गया है। ये सर्जरी के बाद होने वाली एक पेचीदगी थी जिसे डॉक्टर अब्बास मुसलसल मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने बर वक्त कंट्रोल कर लिया, वरना मसाइल और भी बढ़ सकते थे। रमला के कदम जैसे जमीन में घिरते चले गए। उसके कानों में अपने अल्फाज ही सुनाई देने लगे। मैं केस करूंगी, मैं आपको पुलिस में घसीटूंगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई तो अहमद साहब आंखें खोले उसे देखकर मुस्कुराए थे। रमला फौरन उनके सीने से लगे। बाबा, मुझे छेड़कर आप कभी मत जाइएगा, मैं बहुत डर गई हूँ। अहमद ने कांपते हाथों से उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। रमला फूट फूट कर रोने लगी, मगर उसके दिल पर एक और बोझ आ चुका था। उसने एक बेगुनाह इंसान पर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया था जिसने अभी अभी दूसरी बार उसके बाप की जान बचाई थी। 2 दिन गुजर गए थे और रमला की शर्मिंदगी बढ़ती चली जा रही थी। इन 2 दिनों में रमला ने अस्पताल का कोई कोना नहीं छोड़ा था। कभी वो लाउंज के बाहर खड़ी रहती तो कभी राहदारी में नजरें जमाकर इंतजार करती। वो अक्सर नर्सेस के पास जाकर पूछती कि डॉक्टर अब्बास आए हैं, और उसे एक ही जवाब मिलता कि वो बेहद बिजी है। हर जवाब के साथ उसके दिल का बोझ बढ़ जाता। काश मैं वो सब ना करती, काश मैं इतनी जज्बाती ना होती। उसके दिल पर एक भारी पत्थर सा ठहर गया था जिसका बोझ नाकाबिले बर्दाश्त था। वो डॉक्टर अब्बास से माफी मांगना चाहती थी, अपने रवैये की, अपने जज्बात की। वो जज्बात में बहकर हद पार कर गई थी। उधर अहमद साहब की तबीयत संभल गई तो उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में मुंतकिल किया गया, और 2 दिन बाद उनकी डिस्चार्ज शीट तैयार कर ली गई थी। रमला ने शुक्र का सांस लिया। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि आज वो अस्पताल जाने से पहले अपने मोहसिन डॉक्टर अब्बास से माफी जरूर मांगेगी, जिन्होंने उसके वालिद साहब को 2 बार मौत के मुंह से जाने से बचाया था। इतने बड़े न्यूरोसर्जन के सामने इस तरह बदतमीजी करना उसको अपने वजूद को हिलाकर उसके रख गया था। वो ये तस्वुर ही उसके लिए जानलेवा था, मगर अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। डॉक्टर अब्बास उसे 3 दिनों में कहीं भी नहीं मिले थे, मगर आज उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो डॉक्टर अब्बास से माफी मांग कर रहेगी। वो बिलिंग काउंटर पर फारिग होकर डॉक्टर ब्लैक की तरफ बढ़ी थी कि अचानक 2 पुलिस अहलकार उसके सामने आकर रुके। बीबी, आप रिमला अहमद हैं? रिमला ने आंखें फैलाकर हैरत से उन्हें देखा। जी, मैं ही रिमला अहमद हूँ, लेकिन आप लोग? उसने अपना सवाल अधूरा छोड़ दिया। मैं रिमला अहमद आपको डॉक्टर अब्बास पर झूठा इल्जाम लगाने, उनके फराइज में मुदाखलत करने और अस्पताल के साथ को नुकसान पहुंचाने की वजह से गिरफ्तार किया जाता है। आपके खिलाफ थाने में डॉक्टर अब्बास ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आपको हमारे साथ चलना होगा। रिमला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बामुश्किल थूक निकला। हलक में जैसे कांटे उगाए थे। ये कैसे हो सकता है? वो चंद कदम पीछे हटी। मैं थोड़ा सिर्फ जज्बाती हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। देखिए, ये बातें आपको थाने में आकर कहनी होगी। बराए करम हमारे साथ आए। पुलिस आगे बढ़ी और लेडी पुलिस ने उसके हाथ थामा, और रिमला की आंखों से बहते आंसू में तेजी आ गई थी। तभी सामने राहदारी से गुजरते डॉक्टर अब्बास रजा उसे देखकर
गहरा मुस्कुराए। डॉक्टर अब्बास। वो दौड़कर उनके पास आई। डॉक्टर अब्बास प्लीज। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मगर मेरे साथ ये मत करें। मैं थाने जाऊंगी तो मेरे बाबा का क्या होगा? वो अभी तक सेहतयाब हुए नहीं है। उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करें। उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर अब्बास ने गहरा सांस लेकर अपने कंधे झुकाए। सॉरी मिस रमला, मगर इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज मेरी मदद करें ना। उसने डॉक्टर अब्बास का व्हाइट कोट अपने हाथों की मुट्ठी में थामा। मैं आपसे माफी मांगने के लिए 2 दिन तक इंतजार करती रही। मुझसे गलती हो गई, मैं जज्बाती हो गई थी। मुझे माफ कर दे प्लीज, ऐसा जुल्म मत करें। डॉक्टर अब्बास के दिल पर एक गोलसा सा पड़ा, मगर उन्होंने अपने चेहरे के तासुरात को सपाट ही रखा। देखें मिस रमला, इस शिकायत अपने ने अपनी खसूसी दर्ज नहीं करवाई है। आपके वीडियो पूरे शहर में फैल चुकी है और अस्पताल इंतजामिया ने मुझ पर दबाव डाला कि कार्रवाई की जाए, वरना ये मिसाल बन जाएगी और हर कोई मुंह उठाकर जब चाहे डॉक्टर पर कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। डॉक्टर अब्बास ने वजाहत की तो रमला को लगा कि मामला उसके हाथ से निकल चुका है। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला। मुझे मुझे अभी पुप्पो से बात करने की मोहलत तो दीजिए। उसने मिन्नत की तो डॉक्टर अब्बास ने पुलिस को वहीं ठहरने का इशारा किया। हेलो पुप्पो। वो बुरी तरह से रो रही थी। आप प्लीज अस्पताल आ जाए, बहुत बड़ा मसला हो गया, मुझे पुलिस लेकर जा रही है प्लीज। थोड़ी ही देर बाद नफीसा बेगम वहां आई और उन्होंने रिमला को सबके सामने बुरी तरह डांट दिया। मुझे समझ ही नहीं आती कि तुम मेरे भाई के कौन से गुनाहों की सजा हो। ये सब कुछ रह गया था कहाँ? उन्होंने बेख्तियार उसका बाजू पकड़ा, उसे जोर से छींचोड़ा कि रिमला की हिचकियों में तेजी आ गई। तभी नफीसा बेपुप्पो आगे आई और डॉक्टर अब्बास रजा को एक तरफ आने का कहा। देखें, आप जितने पैसे कहेंगे ना, मैं उतने पैसे दे दूंगी, बल्कि ये ब्लैंक चेक रख ले, जो दिल चाहे रकम लिख ले, रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब्बास ने नागवारी से चेकबुक की तरफ देखा। अपनी चेकबुक आप अपने पास रख लें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे असूलों की कोई कीमत नहीं है। पुप्पो के पूरे वजूद में सुनाटा छा गया। वो पहली बार लाजवाब हुई। मैं तो जा रही हूँ अपने भाई को अपने घर लेकर, तुम जानो और तुम्हारी करतूत जाने। उन्होंने रिमला पर गोया हारू बारूद बरसाया था और वो फटी फटी निगाहों से अपने पुप्पो को देखने लगी। अब थाने जाने के सिवा उसे कोई चारा नहीं था। बस रिमला और पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस की गाड़ी में बैठे। रिमला के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम था। उसकी एक लम्हे की जज्बाती लग़्ज़िश ने उसे किस मुकाम पर पहुंचा दिया था। थाने पहुंचे तो रिमला की कदमों में वाज़िया लड़खड़ाहट थी। डॉक्टर अब्बास रजा ने बेख्तियार उसके कदमों की लड़खड़ाहट को देखा, मगर उसके चेहरे पर जरा भी नरमी ना उभरी। थानेदार अपने सवालात से रिमला को परेशान करने लगे। मुझे मिस रिमला से जरूरी बात करनी है। अब्बास रजा ने इंस्पेक्टर को इशारा किया। रिमला ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा। अगर मैं इंतजामिया को कायल कर दूं कि शिकायत वापस दी जाए तो? उसकी सांस रुक गई। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? प्लीज मेरी मदद कीजिए। रिमला ने अपने दोनों हाथ जोड़े। अब्बास चंद में उसकी गहरी आंखों में देखता रहा। ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? रिमला ने डरते डरते पूछा। आप मेडिकल फील्ड से वापस तो है ना? अब्बास ने अगला सवाल जागा। जी, फाइनल ईयर है। अब्बास मुस्कुराया। ठीक है, अगर आप चाहती हैं मैं यहाँ जेल की सलाखों और बाहरी जुर्माना अदा करने से बच जाऊं, तो तुम्हें 6 हफ्ते हमारे अस्पताल में बतौर जूनियर मेडिकल ऑफिसर ट्रेनी काम करना पड़ेगा, वो भी मेरी निगरानी में। रमला हैरत से उन्हें देखती रह गई। इस तरह आप इस दर्द को, बेबसी और जिम्मेदारी को महसूस करेंगी जो एक डॉक्टर रोज महसूस करता है, मगर फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ इल्जाम आते हैं, जैसे आपके इल्जाम। रमला ने कर्ब से अपनी आंखें मींची। मेरे बाबा का क्या होगा? अब्बास ने बेसाख्ता कंधे झुकाए। तो ठीक है, फिर रहे जेल की सलाखों के पीछे। वो खड़ा होने ही लगा था कि रिमला भी उसके साथ ही खड़ी हो गई। मैं तैयार हूँ। उसके होंठ लड़से। ठीक है, मैं अपनी शिकायत वापस ले लेता हूँ। रिमला की निगाहों के सामने अपने बीमार बाप का चेहरा घूम गया। उसने बेख्तियार अपनी आंखें बंद की। आंसू गाल पर लुढ़कने लगे। कल सुबह 8 बजे आपको अस्पताल पहुंचना है, याद रखें। वक्त की पाबंदी मेरी पहली शर्त है। डॉक्टर अब्बास वापस मुड़ के और रिमला वहीं कुर्सी पर दी जाने वाले अंदाज में बैठ गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी जिंदगी के अगले 6 हफ्ते सिर्फ उसके करियर ही नहीं, उसकी सोच और उसके दिल तीनों को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। सुबह के ठीक 8 बजे थे
अस्पताल के सुनसान कॉरिडोर अभी पूरी तरह से बेदार नहीं हुआ था। रिमला वहां खड़ी बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रही थी। उसने हल्के गुलाबी शलवार कमीज पर सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसने अपने गले में मखसूस सफेद ट्रेनी कार्ड भी लटका रखा था, जैसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता लग रहा था। पूरा 1 मिनट लेट है आप, मिस रिमला। एक सर्द और स्पार्ट आवाज उसकी अकब से उभरी। रिमला ने मुड़कर देखा। डॉक्टर अब्बास अपने ब्लू जीन्स और सफेद शर्ट पर सफेद कोट में मलबूस, हाथ में कॉफी का मग थामे खड़े थे। उनकी आंखों में रत्ती बराबर भी नरमी नहीं थी। सर, अभी 8 बजे हैं, मैं 12 मिनट बाकी है। रमला ने एहतजाज करना चाहा, लेकिन अब्बास ने हाथ के इशारे से उसे बीच में ही टोक दिया। डॉक्टर अब्बास की सुपरविजन ड्यूटी का वक्त सुबह 8 बजे का मतलब 7:45 होता है। 15 मिनट पहले पहुंचना यहाँ का पहला असूल है। अगर पहले ही सुबह आपके पास अपने दिफा में दलीलें हैं तो याद रखें कि अस्पताल दलीलों से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। उनका लहजा इतना सख्त था कि रिमला को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर गर्म पानी डाल दिया। वो खामोश रही। अब्बास ने कॉफी का मग साइड टेबल पर रखा और एक मोटी सी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये न्यूरो सर्जन वार्ड के पिछले 1 हफ्ते की डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का डेटा है। इन तमाम फाइल्स को अल्फाबेट ऑर्डर में तरतीब देना है और हर मरीज की हिस्ट्री का एक छोटा सा खुलासा इस रजिस्टर में लिखना है। आज का आपका पहला टास्क है। रमला ने हैरत से उस बाहरी फाइल को देखा। लेकिन सर, ये काम तो अस्पताल का डाटा ऑपरेटर भी कर सकता है ना? मैं यहाँ ये सीखने आई हूँ क्या? जस्ट शट अप। आप यहाँ क्या सीखने आई हैं और मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, ये तय करने का इख्तियार सिर्फ मेरा है। अब्बास ने बेदर्दी से उसकी बात काटी और उसके बिल्कुल करीब आया। रमला के असाब पर अब्बास का खौफ तारी हुआ। आपने अस्पताल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी मिस रमला। आपको क्या लगा था मैं आपको पहले ही दिन मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर सर्जरी सिखाऊंगा? उनके लबों पर एक तलख और मगरूर सी मुस्कुराहट उभरी। पहले दिन आप सिर्फ ये सीखे कि अपनी अना को अस्पताल के दरवाजे से बाहर कैसे छोड़कर आते हैं। वार्ड नंबर 6 के कॉर्नर डेस्क पर आपकी सीट है। 11 बजे तक ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे मेरा राउंड है और मुझे हर मरीज की फाइल अपडेट चाहिए। उसके बाद अगला टास्क मिलेगा। रिमला ने फाइल को अपने सीने से लगाया। उसका दिल चाह रहा था कि वो ये फाइल उनके मुंह पर दे मारे और थाने चली जाए, लेकिन अपने बाबा का चेहरा याद आते ही उसके कदम जम से गए। जी बेहतर सर। वो दांत पीसते हुए मुड़ी। एक बात और। बास की आवाज उसे आगे बढ़ते हुए कदम ने उसे रोका था। आज के बाद अस्पताल में मुझे सर नहीं, डॉक्टर अब्बास पुकारा जाएगा। और हाँ, ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की सख्त ममानत है। अपना फोन एडमिन ऑफिस में जमा करवाएं और 11 बजे तक मेरे वार्ड में नजर आए। और बगैर उसका जवाब सुने अपने केबिन की जाने बढ़ गए, जबकि रिमला वहीं खड़ी गुस्से और बेबसी से कांप रही थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि अगले 6 हफ्ते उस मगरूर इंसान के जेर असर गुजारना किसी जहन्नुम से कम नहीं होने वाला था। 11 बजने में ठीक 2 मिनट बाकी थे जब रिमला पारी फाइल सीने से लगाए डॉक्टर अब्बास के केबिन के बाहर पहुंची। उसके हाथ पांव थकन से टूट रहे थे और सुबह से ना खाने की वजह से अब आंखों के सामने धुंधलाहट भी छाने लगी थी। उसने गहरा सांस लिया और खुद को संभाला और दरवाजा खटखटा कर अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर अब्बास अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे थे। रिमला को देखकर उन्होंने घड़ी पर नजर डाली। काम मुकम्मल हो गया? वैसे मैंने कहा था कि मैं खुद राउंड लगाऊंगा, लेकिन खैर है। उन्होंने गोया उसके जात पर एहसान किया। रिमला ने सब्र के गूंज पड़े। जी डॉक्टर अब्बास, आपने जैसा कहा था मैंने तमाम फाइल्स तरतीब दे दी हैं और खुलासा भी लिख दिया है। रिमला ने आगे बढ़कर वो बाहरी फाइल्स और रजिस्टर उनके मेज पर रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका सर अचानक से बुरी तरह से घूमा। कमरे की दीवारें और मेज जैसे गोल दायरे में घूमने लगे। उसके कदम लड़खड़ाते और फाइल्स उसके हाथ से छूट के मेज पर फर्श पर बिखर गई। रमला ने लड़खड़ाते हुए मेज का किनारा पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब देगी और वो साथ रखी कुर्सी पर ढेर हो गई। उसका चेहरा उसी वक्त लट्ठे की तरह सफेद हो चुका था और माथे पर पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे। डॉक्टर अब्बास बिजली की सी तेजी से अपनी सीट से उठे और उसके नजदीक आए। उनके प्रोफेशनल नजरों ने फौरन से भांप लिया कि कोई ड्रामा नहीं था। निर्मला को करीब झुककर उसकी कलाई थामी ताकि नब्ज चेक कर सके। फिर अचानक उनके लोगों पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। मिस निर्मला, आपको लगता है कि पहले दिन इस तरह की कमजोरी के ड्रामे आप मेरे सख्त ड्यूटी में जान छुड़ा लेंगी? तो ये आपकी भूल है।
मैं एक न्यूरो सर्जन का डॉक्टर हूँ। ये सस्ते हथकंडे मुझ पर काम नहीं करते। क्या कल रात आप सोई नहीं थी या सुबह नाश्ता करना भूल गई जो अभी भी चक्कर आ रहे हैं? विमला ने बेबसी और तकलीफ से अपनी बाहरी होते पलके उठाई। आवाज का ये तंज उसके दिल पर तीर की तरह लगा। उसके अंदर का सारा जब्त टूट गया। उसकी आवाज में वासया कपकपाहट थी। मुझे ड्रामे करने का कोई शौक नहीं है डॉक्टर अब्बास, और जहां तक नाश्ते का ताल्लुक है तो 7:45 की ड्यूटी पर पहुंचने के लिए मुझे घर से 7 बजे निकलना पड़ा था। मुझे नाश्ता बनाने या खाने का वक्त ही नहीं मिला। रिमला का ये जवाब सुनकर अब्बास के चेहरे पर फीकापन आ गया था। वो हैरत ज़दा रह गए। उनके उनकी गहरी आंखें रिमला के चेहरे पर टिक गई। उन्होंने वक्त का हिसाब लगाया। वो वाकई सुबह से भूखी थी और पिछले 3 घंटों से मुसलसल खड़ी काम कर रही थी। अब्बास को अपने किए पर एक अजीब सा पछतावा महसूस हुआ, लेकिन अपने पछतावे को जाहिर ना होने दिया। तो ये बात आप मुझे पहले भी बता सकती थी, यहाँ बैठी रहे। उन्होंने अपना लहजा थोड़ा नरम करते हुए कहा और फिर मेज पर पड़ा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पानी पिए और अभी के अभी अस्पताल के कैफेटेरिया जाए, खाना खाएं और 20 मिनट बाद वापस आए। ये मेरा ऑर्डर है। रिमला ने पानी का गिलास कांपते हाथों से थाम लिया, लेकिन पानी का एक घूंट भरते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो आंसू जिन्हें वो सुबह से रोक बैठी थी। उसने गिलास वापस रखकर अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया ताकि अब्बास उसके आंसू न देख सके। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना। उसने रोंदी हुई आवाज में बात मुकम्मल की। क्यों? अब्बास ने अबरोज खाकर पूछा। उनका दिल उस लड़की के आंसू देखकर अंदर से तड़पा था। रमला ने अपने गालों पर बहते आंसुओं को जल्दी से साफ किया। मैं घर जाकर पापा के साथ खाना खाऊंगी। वो घर पर अकेले हैं और मेरे बगैर कुछ नहीं खाते। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। रिमला की ये बात सुनकर अब्बास को अफसोस हुआ। वो शख्स जब तक लोहे की तरह सख्त और बेलचक बना हुआ था, अंदर से बिल्कुल नरम पड़ गया। उसके सामने खड़ी लड़की अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करने वाली एक मासूम बेटी थी, जो अपनी भूख और तकलीफ भूल कर भी अपने बाप को सोच रही थी। अब्बास की नजरों में रिमला के लिए नफरत और गुस्से की जगह एक अनजानी सी हमदर्दी और एहतराम ने ले ली। उन्होंने गहरा सांस लिया, अपने कोट की जेबों में हाथ डाले और कुछ देर खामोशी से रिमला को देखते रहे। फिर वो मुड़े और फोन से अस्पताल की कैंटीन का नंबर मिलाया। केबिन नंबर 3 में 2 पर्सनल लंच बॉक्सेस और फ्रेश जूस भिजवा दीजिए फौरन से। उन्होंने फोन रखा और रमला की तरफ देखा। जब तक खाना नहीं आता आप यहीं बैठकर आराम करें, और हाँ, अपने वालिद के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्पताल का एक अटेंडेंट मैंने उनको देखभाल के लिए ऑलरेडी आपके घर भेज दिया है, जो आपकी ड्यूटी खत्म होने तक वहीं रहेगा। रमला ने शशर निगाहों से उस सख्त गेट डॉक्टर को देखा, जो उस वक्त उसे बिल्कुल नरम दिल इंसान लग रहा था। रिमला को अस्पताल में काम करते हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था, और अब वो अस्पताल के माहौल और अब्बास के सख्त मिजाज को काफी हद तक समझने लगी थी। आज सुबह वो अपने अगले टास्क की मालूमात लेने के लिए डॉक्टर अब्बास के केबिन की तरफ आई। दरवाजा आधा खुला था और अंदर कोई नहीं था। वो जैसे ही उनके मेज के करीब पहुंची, उसकी नजरें वहां खुली हुई एक पर्सनल फाइल पर पड़ी। फाइल के ऊपर बड़े बड़े हरूफ में डॉक्टर सिराज जूनियर डॉक्टर लिखा था, और फाइल के साथ डॉक्टर सिराज की तस्वीर, उनके प्रोफेशनल जिंदगी का रिकॉर्ड और कुछ ऐसी मालूमात थी जिन्हें देखकर रमला का दिल धक से रह गया। वो चौंक कर एक कदम आगे बढ़ी और तजस्सुस के मारे उसने फाइल को उठाकर पढ़ना ही चाहा कि अचानक पीछे से गर्जदार आवाज गूंजी। मिस रमला, वहीं ठहर जाइए। रमला का दिल जोर से धड़का। उसने डरते हुए मुड़कर देखा तो डॉक्टर अब्बास दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखों में सख्त नाराजगी थी। वो तेज कदमों से चलते उसके करीब आए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल चीजों और अस्पताल के रिकॉर्ड को हाथ लगाने की? अब्बास की आवाज की सख्ती से केबिन की दीवारें जैसे लर्ज उठी थी। मैंने आपको यहाँ अस्पताल की मामलात सीखने के लिए रखा, जासूसी करने के लिए नहीं। आपकी ड्यूटी बाहर नोट्स बोर्ड पर लिखी हुई है, आ जाकर देखें। दोबारा मेरे केबिन में इजाजत के बगैर दाखिल ना आना, वरना अंजाम बुरा होगा। गेट आउट। रेवला का चेहरा शर्मिंदगी और खौफ से जर्द हो गया और बगैर कुछ कहे बारीक कदमों से बाहर की तरफ भागी। नोट्स बोर्ड पर जाकर उसने देखा तो आज उसकी ड्यूटी 30वीं मंजिल की प्राइवेट रूम्स के बाहर लगी थी, जहां से सुना था कि इंतहाई हसास मरीज रखे जाते हैं, जैसे डाकू या दहशतगर्द वगैरह, जो कि पुलिस को मतलूब होते हैं और पुलिस उनका इलाज करवाती है। डरते डरते उसने अपनी ड्यूटी मुकम्मल की। दोपहर के वक्त 3री मंजिल का
वो कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। ज्यादातर अमला लंच ब्रेक पर था। रमला एक फाइल हाथ में लिए खड़ी थी कि अचानक जूनियर डॉक्टर सिराज वहां आ पहुंचे। सिराज के चेहरे पर एक अजीब सी मकाराना मुस्कुराहट थी और वह जहर आलूद निगाहों से रमला को दिख रहा था। तो तुम हो वो जो खूबसूरत ट्रेनी जिसके चर्चे पूरे अस्पताल में हैं और जिस पर हमारे बुड्ढे खूसट डॉक्टर अब्बास कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। सिराज ने रमला का रास्ता रोकते हुए बदतमीजी से कहा। रमला ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे दीवार थी। डॉक्टर सिराज प्लीज अपने रास्ते पर जाए, मैं ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी तो होती रहेगी जाने मन, जरा आवाज के चंगुल से निकलकर हमें जूनियर पर भी तवज्जो दो, सच में मजा करवा देंगे। सिराज ने रमला के खौफ का फायदा उठाते आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की और उसके चेहरे के करीब झुकने लगा। रमला चीखने लगी तो सिराज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी चीख को रोका। छोड़े मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? रमला की आंखों में खौफ के मारे आंसू निकल आए। वो अकेली थी और सिराज की नीयत बहुत खराब लग रही थी। वो बेबसी से रो पड़ी थी और वहीं तभी कॉरिडोर में आवाज के दबदबे वाली आवाज किसी धमाके की तरह गूंजी। सिराज ने झटके से रमला को छोड़ा और खौफजदा होकर पीछे हटा। अब्बास शेर की तरह जिबटते हुए आगे बढ़ा। उसका दायां हाथ सिराज के गिरेबान पर था और उसने सिराज को पूरी ताकत से दीवार के साथ दे मारा। अब्बास की आंखों में इस वक्त खून का उतरा हुआ असर था। अगर दोबारा तुम्हारा ये गंदा वजूद इस या किसी भी लड़की को हरास करने के लिए नजर आया तो याद रखना, मेडिकल लाइसेंस तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें इस शहर की किसी जेल खाने की कोठरी में बंद करवा दूंगा। अब्बास की आवाज की हेबत से सिराज के माथे पर पसीना आ गया। सर, वो मैं तो बस। सिराज हकलाने लगा। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा हशर कर दूं। तुम्हारे सारे करतूत मुझे मालूम है। अब्बास ने उसे झटका दिया और सिराज दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। कॉरिडोर में एक बार फिर से सुनाटा छा गया। रमला दीवार से लगी खौफ और सदमे से बुरी तरह से कांप रही थी और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर अब्बास मुड़े और उन्होंने सिराज पर आने वाले गुस्से को बहुत मुश्किल से काबू किया और रमला के करीब आए। उनका वो मगरूर और सख्त चेहरा उस वक्त रमला के लिए दुनिया का सबसे बड़ा साया और पनाहगाह बन चुका था। अब्बास ने बहुत नरमी से उसे देखा। उन्होंने अपनी जेब से साफ रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसके कदमों में डोलता उसका दुपट्टा उसे उठा कर दिया। मिस रमला, आप महफूज हैं। जब तक अब्बास इस अस्पताल में है कोई आपकी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। उनकी आवाज में एक तसल्ली, एक दिलासा था। वहां सिर्फ एक ऐसा इंसान खड़ा था जो हर कीमत पर उस लड़की की इज्जत की हिफाजत करना चाहता था। रमला ने लड़ते हाथों से रुमाल लिया और अब्बास की गहरी आंखों में देखा। हाँ, उसके लिए पहली बार एक गहरे तहफ्फुज का एहसास और मोहब्बत का गैर महसूस जज्बा साफ नजर आ रहा था। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगा। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और आगे बढ़ गए। ट्रेनिंग का 5वां हफ्ता चल रहा था और रमला अब वो पहले वाली नातजुर्बाकार लड़की नहीं रही थी। अब्बास के साथ ड्यूटी ने उसे अस्पताल की एक एक तरीका का और इमरजेंसी से सूरत हाल से लड़ना सिखा दिया था। आज अस्पताल के वीआईपी वार्ड में शहर के एक नामूर बिजनेसमैन को लाया गया था, जिसके चंद दिन पहले डॉक्टर अब्बास ने एक बहुत बड़ी न्यूरो सर्जरी की थी। सर्जरी कामयाब थी लेकिन अचानक मरीज की हालत बिगड़ने लगी। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिर रहा था और वो नींद बेहोशी की हालत में जा रहे थे। डॉक्टर अब्बास उस वक्त ऑपरेशन थिएटर से में एक जरूरी इमरजेंसी सर्जरी में मसरूफ थे। उनका फोन बंद था। जूनियर डॉक्टर और नर्सेज की टीम ने मरीज के गिर्द जमा थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा था और फौरन इंजेक्शन तैयार कर। जूनियर डॉक्टर सलीम ने घबराकर ऑर्डर किया। रमला साइड पर खड़ी मरीज की को मॉनिटर करते हुए उनकी आंखों की पत्तियां देख रही थी। अचानक उसे 2 दिन पहले की वो याद आई जब अब्बास ने उसे एक नायाब केस स्टडी पढ़ने को दी थी, जिसमें सर्जरी के बाद दिमाग के अंदरूनी हिस्से में खून बहने की अलामत दिखी थी। उसमें लिखा था कि ऐसी सूरत में मरीज का ब्लड प्रेशर गिरता है, लेकिन दिल की धड़कन मुख्तलिफ अंदाज में चलती है, जिसे आमतौर पर लोग दिल का दौरा समझ लेते हैं। रुकिए डॉक्टर सलीम। रमला ने आगे बढ़कर नर्स का हाथ रोका जो इंजेक्शन लगाने जा रही थी। इन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ रहा, ये इंटरनल ब्लीडिंग है। अगर आपने इस वक्त इन्हें कार्डिनक इंजेक्शन दिया तो इनका ब्लड प्रेशर और शूट कर जाएगा और दिमाग की रगें फट जाएंगी। मिस रमला, पागल हो गई हैं? आप एक ट्रेनी हैं, हमें हमारा काम सिखाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सलीम गुस्से से चिल्लाया।
میں نے 2 دن پہلے ڈاکٹر عباس کی فائل میں یہی کچھ پڑھا ہے. ان کے پاؤں کے تلووں پر دیکھیں، وہ نیل پڑ رہے ہیں. یہ دل کا دورہ نہیں، ان کے دماغ کے اندر خون بہہ کر جم رہا ہے. ان کا فوراً سے سی ٹی اسکین ہونا چاہیے. رملہ کی آواز میں ایسا پختہ یقین تھا کہ وہاں کھڑی سینئر نرس نے بھی ڈاکٹر سلیم کو اس بات کا منانے کے لیے آمادہ کیا. ڈاکٹر سلیم، لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، علامات میچ کر رہی ہیں، ہمیں اسکین دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر سلیم نے ہچکچاتے ہوئے فوراً اسکین کا آرڈر کیا. 2 منٹ بعد رپورٹ آئی تو سب کے ہوش اٹھ گئے. رملہ کی بات درست ثابت ہوئی تھی. دماغ کے ایک حصے میں خون بہہ کر جم رہا تھا، جس کا علاج دل کی دوائی نہیں بلکہ فوری طور پر ایک مخصوص میڈیسن تھی. رملہ کی بروقت مداخلت نے مریض کو فارج اور موت کے منہ سے جانے سے بچا لیا تھا. دوپہر کے وقت جب عباس اپنی سرجری سے فارغ ہو کر باہر آئے، انہیں اس پورے واقعے کا علم ہوا تو چند لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئے. انہوں نے رملہ کی طرف دیکھا جو کہ خاموشی سے وارڈ کے کونے میں کھڑی فائل درست کر رہی تھی. عباس کے چہرے پر بھی ایک گہرا فخر ابھرا. 1 گھنٹے بعد ہسپتال کے آڈیٹوریم میں تمام ڈاکٹر، نرس اور ہسپتال انتظامیہ کا اجلاس بلایا گیا. رملہ ہمیشہ کی طرح سب سے آخری لائن میں خاموش کھڑی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید ڈاکٹر عباس اس بات پر غصہ کریں گے کہ اس نے جونیئر ڈاکٹر کو کیوں ٹوکا. ڈاکٹر عباس اسٹیج پر مائک کے سامنے آئے. ان کا روب اور دبدبہ پورے ہال میں چھا گیا تھا، لیکن آج ان کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی. آج کا یہ سیشن میں نے کسی میڈیکل لیکچر کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت کے اعتراف کے لیے بلایا ہے جس نے آج ہمارے اسپتال کے ایک معزز مریض کی جان بچائی ہے، جو ایک مشہور ملینئر ہے. عباس کی گرجدار آواز گونجی. انہوں نے ہال کے آخر میں کھڑے رملہ کی طرف دیکھا. آج ہمارے آئی سی یو میں ایک ایسی غلطی ہونے جا رہی تھی جو شاید مریض کی جان لے لیتی. ہمارے پڑھے لکھے جونیئر ڈاکٹر جہاں ایک غلطی تشخیص کر رہے تھے، وہاں ہماری ایک ٹرینی نے اپنی غیر معمولی یادداشت اور گہری سوچ بوجھ اور مشاہدے سے اس نایاب علامات کو پہچانا جو کہ اکثر بڑے بڑے ڈاکٹر بھی مس کر جاتے ہیں. پورا حال خاموش ہو کر عباس کو سن رہا تھا. مس رملہ، اسٹیج پر آئیے. عباس نے بہت احترام سے اس کا نام پکارا. رملہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ سانس روکے آگے بڑھی. اس کے پورے وجود میں ایک لرزہ سا طاری ہو گیا تھا. وہ سب کی نظروں کے سامنے دھیمے قدموں سے چلتی اسٹیج پر آئی. 5 ہفتے پہلے میں نے اس لڑکی کو ایک سزا کے طور پر یہاں رکھا تھا تاکہ میں اسے ڈاکٹر کی لائف سکھا سکوں، لیکن آج میں سب کے سامنے یہ مانتا ہوں کہ مس رملہ نے اپنی قابلیت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی سینئر ڈاکٹر سے بہتر سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. مجھے فخر ہے کہ میری سپروائزن میں کام کرتی رہی ہے. عباس نے اسپتال کا بہترین کارکردگی کا سرٹیفکیٹ اٹھایا اور رملہ کے ہاتھ میں دیا. جب رملہ نے سرٹیفکیٹ پکڑا تو دونوں کے ہاتھ ایک پل کے لیے ایک دوسرے سے مس ہوئے تھے. آج تم نے میری لاش رکھ لی رملہ، اور میرا دل بھی جیت لیا. عباس کی باری اور گہری آواز نے رملہ کے دل کو چھو لیا. رملہ نے اپنی نم آنکھوں سے عباس کو دیکھا. وہ مغرور، اصول پسند نیورو سرجن اس وقت دنیا کا سب سے خوبصورت اور معتبر انسان لگ رہا تھا، جس کی تالیاں بجاتی ہوئی دنیا میں رملہ کے لیے خاص اور محبت سے بڑا مقام بن چکا تھا. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور رملہ اپنے گھر کے چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھی اپنے والد احمد صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی. احمد صاحب اب کافی بہتر تھے اور ان کے چہرے کا سکون رملہ کے دل کی سب سے بڑی راحت تھا. ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی. رملہ نے اپنے بابا کی پلیٹ میں سالن ڈالتے مسکرا کر انہیں دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے ٹی وی اسکرین پر آنے والی بریکنگ نیوز کے ہاتھ وہیں روک دے. نیوز اینکر کی سنسنی خیز آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی. آج شہر کے مایہ ناز نیورو سرجن ڈاکٹر عباس کی 13 ہفتے کی طویل اور خفیہ تحقیقات کے بعد ہسپتال کے جونیئر ڈاکٹر سراج کو پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے. ڈاکٹر سراج پر ہسپتال کے مریضوں کی زندگیوں سے کھیلنے اور وہاں موجود سٹاف کو ہراساں کرنے، نیز اپنی نجی مفادات کے لیے عہدیات میں ہیرا پھیری کرنے کے سنگین الزامات ہیں. اسکرین پر لائیو فوٹیج چل رہی تھی جہاں ہسپتال کے کوریڈور میں ڈاکٹر سراج کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی. ڈاکٹر سراج کا چہرہ خوف اور ذلت سے کالا پڑ چکا تھا، لیکن رملہ کی نظریں اس کے پیچھے چلتے اس شخص پر ٹھہر گئی. وہ ڈاکٹر عباس تھے. ان کے چہرے پر وہی سخت تاثرات تھے جسے انہوں نے کسی بڑے طوفان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا ہو. رملہ کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کر پلیٹ پر گر گیا. اس کا دماغ جیسے سن سا ہو گیا تھا. اسکرین پر ڈاکٹر سراج کا پولیس اسٹیشن میں ریکارڈ کیا گیا اعترافی بیان چلنے لگا. سراج کی آواز کانپ رہی تھی. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر عباس کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی بار
मरीजों की फाइल्स के साथ छेड़छाड़ की। चंद हफ्ते पहले जब अहमद साहब का ऑपरेशन हुआ था तो सर्जरी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन मैंने अब्बास को बदनाम करने के लिए ऑपरेशन के फौरन बाद चुपके से मरीज को खून पतला करने वाली गलत दवा इंजेक्ट कर दी थी, जिसकी वजह से अचानक उनकी नाक में शदीद खून बहना शुरू हो गया और हालत बिगड़ गई। मेरा मकसद ये था कि अहमद साहब की मौत का इल्जाम डॉक्टर अब्बास की गफलत पर आए और अस्पताल की साख में मिट्टी में मिल जाए। सिराज का ये जुमला सुनना था कि रमला के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि उसे लगा उसका दम निकल जाएगा। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। माजी के सारे मनाजिर फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसे तब अस्पताल का वो कॉरिडोर याद आया जहाँ उसने गुस्से में पागलपन में डॉक्टर अब्बास का गिरबान पकड़ा था, उन पर गफलत का इल्जाम लगाया था, उन्हें कातिल और मगरूर कहा था। और अब्बास ने उसे बदतमीजी और तौहीन के बावजूद खामोशी से दोबारा ऑपरेशन थिएटर जाकर उसके बाप की जान बचाई थी। रिमला की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो चौंक कर खड़ी हुई। क्या हुआ रिमला बेटी, क्यों रो रही हो? अहमद साहब ने परेशानी से पूछा। बाबा मैं अभी आती हूँ, वो रोंदी हुई आवाज में बोली और अपना दुपट्टा संभालती पागलों की तरह बाहर की जानिब भागी और टैक्सी लेकर सीधा अस्पताल पहुंची। रात के 9 बज रहे थे। वह हाँफती हुई रोकर डॉक्टर अब्बास के केबिन की तरफ गई। दरवाजा खुला हुआ था। डॉक्टर अब्बास लैपटॉप बंद करके थकन से अपनी पेशानी मसल रहे थे। रमला बगैर इजाजत अंदर दाखिल हुई। अब्बास ने चौंक कर सर उठाया। रमला के बिखरे बाल, आंसू से तर चेहरा और कांपता वजूद देखकर डॉक्टर अब्बास फौरन अपनी सीट से खड़े हो गए। मिस रमला आप इस वक्त क्या सब ठीक है? आपके वालिद? रमला ने डॉक्टर अब्बास की बात काटी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीखी। उसकी आवाज में दर्द और पछतावे की इंतहा थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि बाबा की हालत आपकी वजह से नहीं, सिराज की वजह से बिगड़ी थी? आपने सिराज की वो फाइल अपने केबिन में इसलिए रखी थी क्योंकि आप बाबा के गुनाहगार को ढूंढ रहे थे। मैंने आपको कुछ कहा नहीं। डॉक्टर अब्बास, रिमला उसके बिल्कुल करीब है, उसके हाथ लड़ रहे थे। मैंने आप पर इल्जाम लगाया, आपका गिरबान पकड़ा, आपको बददुआएं दी, लेकिन आपने सच जानते हुए भी मुझ पर केस किया, मुझे थाने भेजा और 6 हफ्ते की सख्त ड्यूटी लगाई। क्यों? अब्बास के लबों पर एक बेहद नर्म और मदम सी मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने गहरा सांस लिया। अगर मैं उस दिन आप पर केस ना करता मिस रमला, तो सिराज अस्पताल इंतजामिया के जरिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंसा देता। मैं आपको और आपकी बीमार वालदा को सिराज को गंदे अजाइम से बचाना चाहता था, इसलिए मैंने वो केस खुद अपने हाथों में लिया। और 6 हफ्ते की ड्यूटी ये सजा नहीं थी। मैं चाहता था कि आप हर वक्त मेरी नजरों के सामने महफूज रहें, ताकि सिराज आपको या आपके वालिद को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न कर सके। रिमला ने शर्म होकर अब्बास को देखा। उसे इस मगरूर कोर्ट के पीछे इतना बड़ा, इतना मुखलिस दिल छुपा था। उसने उसके लिए, उसके बाबा के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ी थी, और बदले में सिर्फ रमला की नफरत और गुस्सा सहा था। रमला की अना, उसका सारा मान, उसकी दुनिया उस वक्त आवाज के कदमों में ढेर हो गई। वो अपने घुटनों के बल बैठने लगी कि आवाज ने तड़प कर आगे बढ़कर उसके दोनों घुटनों पर से उसे थाम लिया और उसे सीधा किया। डॉक्टर अब्बास, आपके गुनाहगार, मुझे माफ कर दे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। डॉक्टर अब्बास ने बहुत नरमी से उसे थामा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। मैंने आपको पहले दिन ही माफ कर दिया था रिमला। एक बेटी का अपने बाप के लिए तड़पना कोई गुनाह नहीं होता। रिमला ने अपने आंसू साफ करते हुए अब्बास की उन आंखों में देखा जहां सिर्फ उसके लिए तहफ्फुज और एक लाजवाल मोहब्बत थी। रिमला का दिल अब्बास का ममनून होने लगा और उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी का हर रास्ता सिर्फ उसी इंसान की तरफ जाता है। पछतावे के आंसू अब थम चुके थे और उसकी जगह एक अनोखे एहसास ने ले ली थी, जिसने रिमला के गालों पर गुलाबी रंगत बिखेरती थी। वो अब्बास के इतने करीब खड़ी थी कि उसे उसकी सांसों की गर्माइश महसूस होने लगी। रिमला को अचानक अपनी उस गुर्बत का एहसास हुआ तो उसने झुककर अपनी नजरें फर्श पर टिका दी। उस वक्त उसकी जुबान जैसे उसका साथ छोड़ चुकी थी। मुझे अपने घर जाना चाहिए, आई थिंक बाबा इंतजार कर रहे होंगे, विमला ने इंतहाई धीमी आवाज में कहा, और शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसकी पलकें हया के बोझ तले झुक चुकी थी। वो मुड़ी और तेज कदमों से केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि अब्बास ने उसकी कलाई थामी। रमला के पूरे वजूद में जैसे करंट दौड़ गया। वो वहीं साकित रह गई। उसके पांव जमीन में चिपक गए। कलाई पर अब्बास की उंगलियों के पूरों का लम्स इंतहा का गहरा था।
کہ رملہ کو لگا کہ اس کا دل اب سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ عباس اس کے بالکل پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اس وقت رملہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر اتارتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی آسانی سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا مس رملہ۔ عباس کی آواز میں ایک ایسی محبت بھری مٹھاس کھلی ہوئی تھی جو رملہ نے پچھلے 6 ہفتوں میں کبھی نہیں سنی تھی۔ 6 ہفتے تک آپ میری سخت ڈیوٹی، میرے احکامات مانتی رہی ہیں۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے اور آج آپ کو میری بات پوری سننی ہوگی۔ رملہ نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے گال تپنے لگے تھے۔ ڈاکٹر عباس پلیز، اس طرح نہیں پلیز۔ اس نے بہت ہلکے سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عباس نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے فاصلے کو بھی مٹا دیا۔ میں نے کہا تھا نا رملہ، ہسپتال میں مجھے ڈاکٹر عباس پکارا جائے، لیکن اب میں صرف عباس ہوں۔ وہ عباس جس کا سکون تم نے 6 ہفتے پہلے ہی اس کوریڈور میں چھین لیا تھا۔ عباس کے لبوں پر اپنا نام سن کر رملہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھیں اٹھا کر عباس کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے رملہ؟ عباس نے اس کی کلائی کو آہستہ سے کھینچ کر اپنے اور قریب کیا۔ میں بہت مغرور ہوں، میں کسی کے جذبات کی قدر نہیں کرتا۔ ہاں، میں صحیح تھا جب تک تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ اس دن جب تم نے غصے میں میرا گریبان پکڑا، اس وقت ہسپتال کے عملے کے لیے وہ ایک تماشا تھا، لیکن میرے لیے وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے میری دل کے بند دروازے پر دستک دی تھی۔ مجھے تمہاری وہ جرت، تمہارا اپنے باپ کے لیے وہ تڑپنا اور تمہاری وہ سچی آنکھیں بھا گئی تھی۔ ہاں، لیکن میں اس کا اعتراف کرنے سے ڈرتا تھا۔ عباس کا لہجہ اب حد سے زیادہ خمارآلود تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک بہترین نیورو سرجن ہوں، میں انسان کے دماغ کو پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں پچھلے 5 ہفتوں سے اپنے ہی دل کو پڑھنے سے ناکام رہا۔ جب تم صبح 8 بجے لیٹ ہوتی تو میرا غصہ صرف ایک بہانہ ہوتا تمہیں اپنے پاس روکنے کا۔ جب میں تمہیں سخت کام دیتا تو میری نظریں چھپ کر تمہیں دیکھتی، تم تھک تو نہیں گئی؟ اور اس دن جب سراج نے تم سے بدتمیزی کی کوشش کی رملہ، مجھے ایسا لگا کسی نے میری کائنات ہلا دی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ تم میرے لیے صرف ایک ٹرینی نہیں، تم میری زندگی بن چکی ہو۔ رملہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عباس کی محبت کا یہ والہانہ اعتراف اس کی توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ وہ شخص جو پوری دنیا کے سامنے ایک چٹان تھا، اس وقت اس کے سامنے موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ عباس۔ رملہ کے لبوں سے پہلی بار اس کا نام بغیر کسی ٹائٹل کے نکلا۔ یہ نام عباس کے دل پر کسی دعا کی طرح تھا۔ جی میری جان، عباس نے بے حد پیار سے کہا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند دی اور عباس کی ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، لیکن آپ نے مجھے دل میں جگہ دی۔ عباس نے اپنا دوسرا ہاتھ بہت نرمی سے رملہ کے گال پر رکھا۔ کوریڈور کی مدھم روشنی ان دونوں کے گرد ایک جادوئی حالہ بنا رہی تھی۔ اب یہ 6 ہفتے کی ٹریننگ تو ختم ہو رہی ہے مس رملہ، عباس نے شرارتی اور بے پناہ محبت کے ملے جلے لہجے میں اس کے کان کے قریب کہا، لیکن یاد رکھنا میری زندگی کی ٹریننگ اب شروع ہو رہی ہے اور اس بار سپروائزر تم ہوگی، عمر بھر کے لیے۔ رملہ نے گہری مسکان چہرے پر سجائی اور سر جھکا دیا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنے والی خوبصورت کل کے خواب جگمگا رہے تھے۔ پچھتاوے کی رات ختم ہو چکی تھی اور ان کی محبت کی ایک نئی لازوال صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔